नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और कैबिनेट से पेसा की नियमावली की स्वीकृति के बाद तरह तरह की चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको दो बयान सुनाएं। एक बयान सूर्य सिंह बेसरा का है। झारखंड पीपुल्स पार्टी का स्थापना दिवस वो मना रहे थे, तो पेसा कानून को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि देखिए, पेसा जो है केंद्रीय कानून है। पेसा नियमावली 1996 जो है वो संसद से ऑलरेडी पास है। तो ऐसे में जो झारखंड सरकार की कैबिनेट में पास हुआ है, इसको यहां से नियमावली को फिर भेजना पड़ेगा राज्यपाल के पास। अब नियमावली में थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो राज्यपाल उस पर साइन करेंगे नहीं, तो फिर वही 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और सरना धर्म कोड वाली स्थिति हो जाएगी कि आप पटाखा भी फोड़ दिए, लड्डू भी खिला दिए, अम्मीला बाबा जी का ठुल्लू। और उसके बाद आपको सुनना चाहिए शीतल लोहदार को। शीतल लोहदार जो है वो मूल वासियों की बात कर रहे हैं कि ठीक है, पेशा नियमावली आदिवासियों के भलाई के लिए है, लेकिन मूल वासियों के लिए इसमें क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो ये दोनों बयान पहले आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं पेशा पे बोलना चाहूंगा। विगत दिन जो झारखंड सरकार मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया, नियम के मुताबिक प्रस्ताव पारित करने के बाद उसी दिन भी अधिसूचित हो सकता था, या एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, इतना दिन चलने लगा, नहीं कर रहे हैं उसमें। किंतु परंतु का पेंच अभी भी है। मैंने अध्ययन किया, मेरे पास कॉपी, जो भी मेरे को सोर्स से पता चला, उसमें जितने भी विषय थे, बालूघाट से लेके माइनर मिनरल से लेकर के फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेकर के जमीन बंदोबस्ती से लेकर के ये तमाम स्कूल वगैरह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय ग्राम सभा के अंडर में रहेगा। और जब तक जो है ग्राम सभा सहमति नहीं देंगे तब तक भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे। ये बहुत सारी चीज उसमें है। सारा चीज देने के बाद किंतु परंतु में लास्ट में लिख दिया कि ये पेशा कानून जो है ना, झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के तहत नियंत्रित रहेगा। और उसमें लिख दिया कि जो भी संस्था है ग्राम सभा का अध्यक्ष होंगे परंपरागत मानकी मुंडा, टोकलो शहर, माझी परगना, उसका जो हेड होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए डीसी, जिला के उपायुक्त उसको डिसमिस कर सकता है। अरे अभी तो हमको राष्ट्रपति डिसमिस नहीं किया ग्राम सभा के मालिक को, और पैसा में कहीं प्रोविजन नहीं। इसका मतलब है पैसा जो ओरिजिनल 1986 है उसको कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, क्योंकि वो 96 में बना है और 73 अमेंडमेंट से बना है। इनको केवल राज्य सरकार को जो हाईकोर्ट का दबाव पड़ा है, यूं ही इनका मंशा स्पष्ट नहीं है, इनकी नैतिकता है, इनकी नीयत नहीं है और इनकी नीति नहीं है कि अपने मन से ऐसा पैसा बना दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, कैबिनेट में निर्णय ले लिया, अधिसूचना उनको जारी करना। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी सीधे मामला फिर कोर्ट में जाएगा, PIL में। कहे कि ये पेशा कानून स्वतंत्र रूप से केंद्रीय कानून है, संविधान में ऐसा नियम है। हमने बताया आर्टिकल 252 और 258 में है कि राज्य सरकार के कोई कानून अगर पहले से विद्यमान है, चल रहा है, केंद्रीय कानून आने से राज्य सरकार का जो कानून है वो निरस्त हो जाएगा। यानी पंचायत चुनाव होगा ही नहीं 5th शेड्यूल में। नॉन 5th शेड्यूल में झारखंड में पंचायत चुनाव होगा, लेकिन 5th शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव नहीं होगा। ग्राम सभा का अधिकार, पेशा कानून लागू होगा। ये पेंच है, इसीलिए ये उलुल झुलुल में आंख में धूल झोंकने का काम करा। और बेमतलब का, बिना तालमेल का कौन ढाक ढोल पीट करके नाच गान कर रहा है, अबीर गुलाल कर रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। बिल्कुल नहीं है। क्या उपलब्धि हो गया? आपको कानून मालूम नहीं? भारत का संविधान में देश चलता है, भारत का संविधान पढ़ रहा हूं मैं, तो बोल रहा हूं आपका मीडिया में 252 और 258 पढ़ ले, वहां पे नहीं। 5th शेड्यूल में कोई पंचायत कानून, राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा पेशा कानून लागू होने पर। लेकिन ये क्या किया, पंचायत सिस्टम कर दिया। पार्ट 9 में है, पार्ट 9 पंचायत बोलता है और पार्ट 9 पंचायत राज्य सरकार के अंडर में है। लेकिन 73 अमेंडमेंट पंचायत का नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है। ये पार्लियामेंट से पेशा कानून पास हुआ। पंचायत कानून विधानसभा से पास हुआ था 2001 में, एक्ट बना, लेकिन पेशा कानून पार्लियामेंट से बना, दोनों अलग है। इसीलिए पंचायत कानून नहीं लागू होगा 5th शेड्यूल में, इसका क्लियर बात है। पेशा कानून जनजातियों के हित में है और कुर्मी एक सशक्त जनजाति है, और जनजाति होने के नाते हम लोग स्वागत करते हैं पेशा कानून का। लेकिन हम लोगों ने राज्य सरकार से ये डिमांड किया था कि पेशा कानून को जो प्रारूप बना है
उस प्रारूप में रूढ़ी प्रथा जो कुर्मियों का है और उस रूढ़ी प्रथा को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है। राज्य सरकार को बहुत जल्द जो ड्राफ्टिंग बना है उसको सार्वजनिक करके सबको विश्वास में लेकर और उसको पास करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि किसी का संवैधानिक अधिकार छीना जाए। अगर जनजातियों के हित में है तो वैसे जगहों पर जिस गांव में अगर 99% जो गैर आदिवासी जो निवास करते हैं शेड्यूल एरिया में, तो ऐसे जगह में आप किस तरह से ग्राम प्रधान का चुनाव कीजिएगा। मान लीजिए कुर्मी जनजाति के अलावे भी तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह मान लीजिए कोयरी हैं, सदान वर्ग के जो लोग हैं, कोयरी हैं, आपका तेली साहू हैं, मुसलमान हैं, बहुत तरह के, और जो है जो मूलवासी है जो झारखंड का, उसको भी तो आपको ख्याल में रखना होगा, देखना होगा कि वो किस तरह का जीवन व्यापन, किस तरह से उनको अधिकार मिलेगा, सामाजिक अधिकार मिलेगा। अब एक तरफा करके 99% को आप दरकिनार करके 1% उस गांव में अगर आप सामाजिक व्यवस्था के तहत सामने लाइएगा तो ये तो समाज को लड़ाने वाली बात होगी ना। आप इसलिए राज्य सरकार से आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग हुआ है, आप पक्ष विपक्ष सभी पे से राय लीजिए इस पर। ये नहीं कि आप अकेले, अगर आप फुल बहुमत का आपका सरकार है तो आप अकेले जो चाहे वो निर्णय ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशा कानून एक बहुत समर्पित मामला है, इस पर सभी विपक्ष से भी राय लेना चाहिए और उसको विपक्ष को भी आप पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग है उसको दे के उनसे भी राय लेके और हाउस में लाइए। विपक्ष को अपने विश्वास में लीजिए पेशा कानून पर और उसके बाद हाउस में लाइए। और जो तरह तरह के सामाजिक संगठन के द्वारा जो आशंका जताया जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हिंदू के ये में है, कोई कह रहा है मिशन के ये में बनाया जा रहा है, उसको भी आपको क्लियर करने की जरूरत है। जो जातीय समीकरण में जो सामाजिक संगठन के लोग को आशंका है उसको भी राज्य सरकार को क्लियर करने की जरूरत है और उसके बाद पेशा सभी को विश्वास में लेके पेशा कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। मतलब नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी देने से पहले जो है विधानसभा में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं हुआ। बिल्कुल, कैबिनेट में लाने से पहले तो पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी इस मैटर पर, सभी दलों को बैठा के और उसमें सभी को ड्राफ्टिंग को सामने ला के और चर्चा होना चाहिए था। उसके बाद कैबिनेट में लाते, तब हाउस में लाते। उसमें होता कि सभी दल या फिर सामाजिक संगठन, क्या कि ये पेशा कानून है, रूढ़ी प्रथा की बात है, तो सामाजिक संगठन को सामने रखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी समाज का सामाजिक संगठन हो, चाहे जनजातीय समाज का हो, कुर्मी समाज का हो, तेली समाज का हो, चाहे कोयरी समाज का हो, जितने मुस्लिम समाज का हो, जितने भी सामाजिक संगठन है, उनका जो अध्यक्ष हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, तो उनको जानकारी में देना चाहिए ताकि आपके लिए पेशा कानून आपके विरोध में है कि आपके फेवर में है, तो ये सवाल खड़ा नहीं होता। अभी सबको अगर विश्वास में लिया जाता तो सवाल खड़ा नहीं होता। आप वो अभी तक पता नहीं चल रहा, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या है पिटारा में, क्या है पिटारा में, खुल नहीं रहा है पिटारा, और उसके बाद पास हो गया। अभी ये भी बात आ रहा है कोई मिठाई भी खा रहे हैं, फटका भी फोड़ रहे हैं, लेकिन पिटारा अभी तक खुला नहीं है। अब खुलेगा तो कौन रोएगा, कौन हंसेगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुर्मी समाज का यह स्पष्ट कहना है कि हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, जो 22वीं व्यवस्था है, उसको जो ड्राफ्टिंग किए हैं उसमें हम लोगों ने आपसे मांग भी किए थे, सेमिनार के माध्यम से भी मांग किया गया था कि उसको शामिल किया जाए और हमको भी उसमें एक जनजाति, कुर्मी सशक्त जनजाति होने के नाते हमको भी उसमें शामिल किया जाए। और ऐसा नहीं होगा तो पुरजोर विरोध करेगा कुर्मी समाज और उस कुर्मी समाज एसटी का सूची में आएगा। उसके बाद पेशा कानून को सख्ती से हम लोग लागू करेंगे। तो सुन लिया आपने ये दोनों बयान। आरती हमारे साथ है, रंजीत जी हमारे साथ हैं। पहले मैं रंजीत जी के पास ही आ रहा हूँ। रंजीत जी, पेशा नियमावली को लेकर के बहुत अच्छी बात सूर्य सिंह बेसरा ने भी कही और शीतल ओहदार ने भी कही। शीतल ओहदार ने कहा कि आपने 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पेशा नियमावली लागू की, हालांकि उसका स्वरूप क्या होगा भी पता नहीं, लेकिन जो भी स्वरूप होगा उसमें 5वीं अनुसूची के कई क्षेत्रों में ऐसा है। अब जैसे बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कर्रा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, लेकिन कर्रा में हमारे जो साहू, तेली साहू हैं, उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर उनकी जनसंख्या जबरदस्त है, मतलब 90% तक उनकी जनसंख्या वहां पर, कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो ग्राम प्रधान का चुनाव होगा
तो ग्राम प्रधान तो आदिवासी एसटी होगा। तो ऐसी स्थिति में मूलवासियों के अधिकार का क्या होगा? ये शीतल होदार ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद सूर्य सिंह बेसरा कह रहे हैं कि भाई कस्टोडियन तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के राज्यपाल होंगे। तो आपने पेशा नियमावली में क्या कुछ प्रावधान किया? थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आपने अगर प्रावधान किया केंद्र के प्रारूप के विरुद्ध, राज्यपाल उसमें साइन नहीं करेंगे, आपका लटका रह जाएगा। बिल्कुल, दोनों लोगों की बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों चीज जो आशंका जो है लोगों की, क्योंकि सरकार को जो है जब कैबिनेट से आपने पास किया तो हर चीज ब्रीफिंग लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि क्या पैसा पास किया, क्या नहीं पास किया। लोग अपना जश्न भी मना रहे हैं, डांस वांस भी कर रहे हैं, लेकिन जो मूलवासी जो है उनके के मन में ये शंका तो हो गई कि कहीं हम दोयम दर्जे के तो नागरिक यहाँ पे नहीं हो जाएंगे। ये उनकी आशंका है। शीतल होदार तो कुर्मी है तो मांग कर रहे हैं एसटी सूची में, लेकिन साथ में ये भी उनका कहना है कि मान लीजिए अभी अन्य भी लोग भी तो हैं, मान लीजिए कुर्मी के अलावा भी तो दूसरी जाति के भी लोग हैं, सब लोग हैं वहां पर। अब अगर पैसा लागू हो जा रहा है और तो उनका क्या होगा उसमें, मतलब उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस बात को लेकर आशंका है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं है। बीजेपी भी लगातार ये पूछ रही है, कल तो रघुवर दास ने भी पूछा कि क्या है, और लोग आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मिशनरियों के दबाव में है सरकार। सरकार ने कह दिया कि जो कमिटमेंट पूरा किया हम लोग उसको पूरा कर दिए हैं, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा? क्या पहले से ही जो शेड्यूल एरिया में जो लोग हैं, जैसे जो ओबीसी वर्ग के ज्यादातर जिनकी संख्या है, वो पिछड़ों का आरक्षण जो 27% से 14% झारखंड में हो गया, उसको लेके वो संघर्षरत है कि हम लोग को भी जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अब उसको लग रहा है कि पैसा भी अगर लागू हो जाएगा तो जो उनका मौलिक अधिकार है, जैसे जो शीतल होदार ने कहा कि अगर वहाँ जो ग्राम प्रधान जो कहे कि ये हमारा पर्व त्योहार है, ये यही मनाया जाएगा, तो अगर जो है कोई कहे कि हमको सरस्वती पूजा हमको मनाना है, तो वो अगर क्या अपना धार्मिक त्योहार वो नहीं मना पाएगा, है ना? तो ये या उनकी जमीन है या उनका व्यवसाय है, इस पर भी पैसा का क्या असर पड़ेगा? तो ये सारी बातें ये घूम रही है, लोगों के मन में आशंका है। और सरकार को जब ये राज्यपाल के पास जाए किस स्वरूप में हुआ, इस पे क्लियर करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण इस पे नहीं है। अभी तक लोग अंधेरे में है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन जो भी हो, देखिए राज्यपाल कस्टोडियन है सबका। ये भी बात है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि बात से कैबिनेट ने आपने पास कर दिया तो वो लागू हो जाएगा, फिर वो राजनीति की चीजें हो जाएगी, कोई ना कोई कोर्ट जाएगा, फिर बातें जाएगी, होगी आगे। और ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए कि हम किसी का अधिकार का हनन तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ऐसा उस तरह लागू उस रूप में लागू नहीं होगा। सरकार को देखना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो पैसा लागू कर रहे हैं तो किस प्रकार आप गांव को अधिकार दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकार दे रहे हैं, गांव पर अधिकार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन उसको आप किस रूप में अधिकार दे रहे हैं, ये बात देखने वाली बात है। आरती, जिसकी उम्मीद थी हो भी वही रहा है। हमने पहले ही कहा था कि भाई देखिए पैसा तो पास हो जाएगा, लेकिन चुनौती ये है कि उसकी नियमावली में है क्या। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सारा कुछ वैसे ही है। याद कीजिए विस्थापन आयोग को लेकर के भी जो हमने बताया था वही हुआ। हमने कहा था कि विस्थापन आयोग में नियमावली क्या है, उसमें विस्थापन आयोग को क्या शक्तियां दी गई हैं, उसकी पावर क्या रहेगी, मतलब वो क्या भूमिका क्या रहेगी, किस भूमिका में। तो उसी तरीके से पेशा में उस पेशा इस नियमावली में पेशा नियमावली की भूमिका क्या रहेगी, ग्राम प्रधान की भूमिका, उसको कितनी शक्तियां दी जाएंगी, आदिवासी रूढ़िवादी क्या कुछ होने वाला है इसमें। मतलब नियमावली तो सामने आए तभी तो आगे कुछ होगा, और अभी तक उसी पर पर्दा है। तो यकीनन ये मान करके चलिए कि अभी असली चुनौती बाकी है। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और आपका सरना धर्म कोड और विस्थापन आयोग जैसा, ये भी अभी कहीं ना कहीं अटका ही रहा। बिल्कुल। अभी तक देखिए मुझे लगता है कि महीनों बीत गए, 2 महीने के आसपास हो रहे होंगे विस्थापन आयोग का, जब यहाँ पर ये कहा गया कि विस्थापन आयोग गठित कर दी गई है। लेकिन भाई उसके पास वो उस अधिनियम में क्या कुछ है, उनका कानून क्या कहता है और कितना पावर उन्हें दिया गया। अगर पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो भाई उनके पास क्या अधिकार हुए, क्या शक्तियां हुई। सेम वही पैसा के साथ है। आप जश्न तो मना रहे हैं, आप मिठाइयां खा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि उसमें है क्या। आपने पैकेट खोला ही नहीं है। आप पैकेट खोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि 1996 का पैसा अगर बाकी 9 राज्यों के तहत आप देखेंगे तो पहले के 9 राज्य हैं
उनमें से आप छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, महाराष्ट्र उठा लीजिए, ओडिशा उठा लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सिंगरौली का मामला अभी सबसे ज्यादा जहन में है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सिंगरौली में किस तरह अवैध खनन चल रहा है। आप कोरबा को नहीं भूल सकते हैं, कोरबा में कैसे आदिवासियों पर लाठी डंडे चलाए गए, उसके बाद वहां खनन कराया जा रहा है। आप ओडिशा में कैसे भूल सकते हैं कि जमीन माफिया जो है, वहां पर पत्थर माफिया जो है, वो आदिवासियों का हक छीनते जा रहे हैं। इन सारी तस्वीरों को जब आप क्लब करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो पैकेट भी नहीं खुला, लेकिन जिन 9 राज्यों में पैकेट खुला है, जहां पर कानून लागू है, वहां पर क्या स्थितियां बदल गई हैं। मैंने इसी पर एक बार और ये कहा भी था कि ये जरूरी नहीं है कि अगर पेशा को एज इट इज भी लागू कर दिया जाए ना, तो चीजें बदल जाएंगी। चीजें बदलने के लिए सरकारों का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। सरकारें ईमानदार नहीं होंगी तो किसी ग्राम सभा को इतनी शक्ति नहीं होगी कि उसके गांव में अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, अडानी और अंबानी आ रहे हैं, तो खनन नहीं होगा, कंपनियां नहीं लगेंगी। अब 1 रुपए में कहीं जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर अगर कुछ ज्यादा ही दे करके जमीन ले ली जाएगी? नोआ मुंडी का हवाला चंपाई सोरेन ने दिया ना भाई, 2 कैबिनेट, वो 5th शेड्यूल एरिया आता है, कैसे आप वहां पर कंपनी को दे रहे हैं, हिंडाल्को को वहां पर खनन के लिए इजाजत? और इसलिए उन्होंने सही कहा कि 5th शेड्यूल के एरिया में भी सरकार सेंधमारी कर रही है। 5th शेड्यूल में आप ये सब नहीं करा सकते, लेकिन हो रही है ना चीजें। तो जब तक आप वो उसका मजमून ही नहीं पता है कि जो कानून लाया गया है वो कानून है क्या, किसको कितनी शक्तियां दे रहा है, और जो ये एक टर्म अभी अफवाह चल रही है कि आदिवासी को हटा दिया, आदिवासी रखा जाएगा, जो यहाँ के मूलवासी हैं, रूढ़िवादी परंपरा। अगर आप सोच लीजिए कि रूढ़िवादिता को हटा के सिर्फ आदिवासी कर दिया जाएगा, तो उसके बाद तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस कानून का। उसके बाद तो सबके लिए बल्ले बल्ले है, सरकारों के लिए भी और उनके लिए भी जो धर्म बदल कर यहाँ रह रहे हैं और अपनी जमीन बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी भी चीज के लिए पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। अगर सरकारें आज भी चाह लेना कि पेशा 1996 अगर लागू करना है, तो बाकी जो 9 राज्य हैं और ये 10वां राज्य, इन 10 राज्यों में ना जल जंगल जमीन को अब भी संरक्षित किया जा सकता है, अभी भी आदिवासियों के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। लेकिन झारखंड में तो अभी लोगों को पता ही नहीं है भाई कि पेशा अधिनियम में आया क्या क्या है। आप पहले देख तो लीजिए, समझ तो लीजिए, कहीं ऐसा नहीं कि आप जिन चीजों को लेकर पहले से खूब खुश हो रहे हैं कि ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा, ग्राम प्रधान अब ताकतवर हो जाएगा, और पता चला कि आते आते फुस कुछ है ही नहीं भाई। सारी चीजें फिर वहां डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सिर्फ कागजों में ही हस्ताक्षर किए गए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि बाकी चीजें, चाहे वो स्थानीयता हो, चाहे वो विस्थापन आयोग हो, या फिर पेशा हो, जब तक अधिनियम आपके सामने नहीं आता, कानून आप पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर के भले जेएमएम ने अपने कैलेंडर में ये पूरा कर दिया कि भाई हमने जो वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया, लेकिन सवाल यही है कि बांकेलाल का एक कॉमिक्स था, उस कॉमिक्स का नाम था ढपोर शंख। ढपोर शंख में बांकेलाल को भगवान भोलेनाथ एक शंख देते हैं। बांकेलाल, आपने पढ़ा होगा, हमारा बचपन चूंकि उस कॉमिक्स को पढ़ के गुजरा है, तो बांकेलाल भोलेनाथ उसको बोलते हैं कि भाई इस शंख से तुम जो मांगोगे वो उसका दुगना देगा। बांकेलाल मांगते हैं कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वो शंख बोलता है 1 लाख क्या, तुम 2 लाख लो। तो बांकेलाल बोलता है ठीक है 2 लाख दे दीजिए। तो शंख बोलता 2 क्यों, तुम 4 लाख लो। तो बांकेलाल बोलता ठीक है 4 दे दीजिए। तो बोलता 4 नहीं तुम 8 लाख लो। लेकिन उस शंख की खासियत ये थी कि वो सिर्फ बोलता था। तो मैं किसी के बारे में ये कह नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि हमने एक ऐसा कॉमिक्स पढ़ा था। विस्थापन आयोग के गठन का जैसे आरती ने बताया 2 महीना से ऊपर हो गया, और अब बड़का गांव में अंबा प्रसाद का परिवार अभी भी लगा हुआ है, संघर्ष करिए ना उसका वो कर रहा है, आयोग का गठन होने के बाद भी हो रहा है। और जो सत्ता की जो प्रवृत्ति अभी देखिए, कहीं भी केंद्र या अलग अलग राज्यों की सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पंचायतें, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो सत्ता में बैठता है ना, वो चाहता नहीं है, वो तो अपने मंत्रियों को भी उसका अधिकार नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि मेरे ही पास रहे सब। और कम से कम रंजीत जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो बिल्कुल भी ये विकेंद्रीकरण कोई भी सरकारें नहीं चाहेंगी, जो उनके राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो सिर्फ सोच तक ही सीमित रह जाएंगी, कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर हम भी चाहते हैं कि पेशा कानून जो है वो मजबूत बने, और हम तो हेमंत सोरेन की तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया आप नियमावली बना ली आपने, मतलब पहले चुनौती, हाँ पहली चुनौती तो आपने पार कर दिया। दूसरी चुनौती यही है कि दुल्हन है कैसी, हमें भी देखना है भाई, मुंह दिखाई हमारे साथ भी हो थोड़ा, तो हमको इसका इंतजार है। नमस्कार, जोहार।